जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मेथडोलॉजी का पार्ट सेकंड मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि न्यूमिस्मैटिक क्या है, एपिग्राफी क्या है, पैलियोग्राफी क्या है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो क्या कर रहे हो यार, जाओ प्लेलिस्ट में देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमिस्मैटिक कॉइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में, पर यहाँ पे आ गया तो इसको बताना पड़ रहा है। न्यूमिस्मैटिक इज कंसिडर्ड एज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर इंस्क्रिप्शन। जो न्यूमिस्मैटिक है उसको सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि कॉइन से बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। उस टाइम की इकोनॉमी पता चलती है, किस तरीके से ट्रेड होता था, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है। इसमें यही स्टडी किया जाता है कि जो कॉइन है वो कैसे बना, या इस पे डिजाइन कैसे बनी हुई है, किस पीरियड में किस तरीके के कॉइन्स हैं, यह स्टडी करते हैं न्यूमिस्मैटिक में। अर्लीस्ट कॉइन्स आर नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन। They are made of either silver or copper. In addition to this, some gold punch marked coin were also found, but they are very rare and their authenticity is doubtful. Earliest coins पंच मार्क्ड कॉइन हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है पंच करके या प्रेशर देके कॉइन बनाया गया है, और ये सबसे पहले मिले थे। पंच मार्क कॉइन पे सिंबल बने हुए होते थे और इसका मेटल सिल्वर और कॉपर होता था, और इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका क्योंकि सिंबल के फॉर्म में लिखा है। जो इनकी स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी नहीं पढ़ी जा चुकी है। फिर पॉइंट आता है द इंडो ग्रीक कॉइन्स वर आल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एंड रेयरली इन गोल्ड। जो इंडो ग्रीक कॉइन है वो कैसे हैं, सिल्वर है और कॉपर हैं। अब हम इंडिया में ही देखते हैं, द कुशानास इशूड देयर कॉइन्स मोस्टली इन गोल्ड एंड कॉपर, रेयरली इन सिल्वर। जो कुशानास पीरियड है माना जाता है उन्होंने ही सबसे पहले गोल्ड के कॉइन्स शुरू किए, या सबसे ज़्यादा कॉइन्स उन्हीं के शुरू किए हुए हैं। यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, इसमें क्या होता था, जो उस टाइम का किंग है उसका चित्र बना हुआ होता था, या उस टाइम के जो भी गॉड हैं उनका चित्र बना हुआ होता था। तो इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम के लोग किस गॉड को मान रहे थे। एक ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उस पर कुछ मेंशन है उस राजा के बारे में, वो डेट मेंशन है, तो इससे पता चल जाता है कि जो टाइम पीरियड था वो किस किंग का था। अगर आप मान लीजिए वो कॉइन्स नॉर्थ ईस्ट में मिल रहा है, वही सेम कॉइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में मिल रहा है, तो इससे पता चलता है कि ट्रेड कहाँ से कहाँ तक हुआ है। और ये माना जाता है कि मौर्य डायनेस्टी थी, वहाँ पे जो कॉइन्स मिले उससे पता चलता, खासकर उनके कॉइन्स से पता चलता कि उनका जो ट्रेड है या उनका राज्य है पूरे भारत में था, है ना। और उन्होंने ही भारत में सेंट्रलाइज्ड सिस्टम चालू किया था। फिर पॉइंट आता है द गुप्तास इशूड देयर कॉइन्स मोस्टली इन गोल्ड एंड सिल्वर बट द गोल्ड कॉइन्स आर न्यूमरस। ये भी मोस्टली कॉइन्स गोल्ड में कर रहे थे, और गुप्ता पीरियड को गोल्ड एज ही बोला जाता, ये गोल्ड एज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गोल्ड के कॉइन्स मिल रहे तभी गोल्ड एज है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा संपन्नता थी हर चीज़ में। चाहे लिटरेचर में देख लीजिए, उस टाइम पे आर्यभट्ट, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन जो भी थे, हर चीज़ में उस टाइम के जो टेम्पल्स थे, कहा जाता है जब आप सारी चीज़ों में संपन्न रहते हैं हर क्षेत्र में, तो कहा जाता है वो गोल्डन एज है। गुप्ता एज में जो कॉइन्स मिले वो मैक्सिमम गोल्ड के मिले, है ना। तो इससे लगता है वो लोग बहुत रिच थे, संपन्न थे, उनके पास टेक्निक थी। आपने देखा अर्लीस्ट कॉइन में कि पंच मार्क कॉइन थे, उस टाइम टेक्निक नहीं थी। आप देख रहे हैं पंच करके कॉइन बनाए जा रहे थे। अब आप कुशाना पीरियड में देखिए, है ना, तो इसमें पंच नहीं किया गया, इसमें फिगर बना हुआ है और एक शेप में बना हुआ है, गोल राउंड में आपको दिख रहा है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि द पंच मार्क्ड कॉइन दैट बियर ओनली सिंबल्स ऑन देम द अर्लीस्ट कॉइन्स ऑफ इंडिया।
फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द इंडो ग्रीक कॉइन्स डिपिक्ट्स ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फीचर्स ऑन देम। इंडो ग्रीक कॉइन्स ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक हैं क्योंकि हम न्यूमिस्मैटिक में पढ़ रहे हैं कि कॉइन्स किस तरीके के होंगे, ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक फीचर्स हैं और उस टाइम के किंग के बारे में बताया गया है, उस टाइम के गॉड हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से कॉइन्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस टाइम की डायनेस्टी थी वो कितनी डेवलप थी ट्रेड में, और कॉइन्स की टेक्निक कैसी है, और सबसे बड़ी बात पता चलती है कि उसमें जो ईयर मेंशन है उससे पता चल जाता है कि उस टाइम पीरियड का कॉइन है। फिर न्यूमिस्मैटिक में लास्ट पॉइंट आता है द कुशानास इशूड मोस्टली गोल्ड कॉइन्स एंड न्यूमरस कॉपर कॉइन विच आर फाउंड इन मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यूपी टू बिहार। अब नेक्स्ट आपका आता है इंस्क्रिप्शन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री राइटिंग आर इंस्क्रिप्शन। की जो हिस्ट्री है वो एक रिटन फॉर्म में हमें स्टोन पे मिलती है, पिलर पे, बिल्डिंग पे, इन सब पर जो हमें रिटन इन्फॉर्मेशन मिलती है उन्हें हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन है बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ स्टोन पर लिखी है या किसी पे भी लिखी हो आप उसको हटा नहीं सकते, वो एक तरीके से साइंटिफिक है। कहने का मतलब जो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं, जो प्रूव्ड हैं, वो साइंटिफिक ही होती हैं। और C14 की हेल्प से हम उनका टाइम एज भी पता कर लेते हैं और इनका टाइम पीरियड क्या है इसको भी जान लेते हैं। फिर पॉइंट आता है एन इंस्क्रिप्शन बीइंग अ कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट इज फ्री फ्रॉम लेटर इंटरपोलेशन। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग इज फाउंड इन द हड़प्पन सील्स। हड़प्पन में सबसे पहले सील्स मिले, लेकिन बस ये है कि अभी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद दे आर पिक्टोग्राफिक, इसका मतलब है कि जो स्क्रिप्ट है उस पे फिगर के फॉर्म में अगर कुछ लिखा है तो वो इसमें बताया गया है। फिर द राइटिंग सिस्टम ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट आर कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट। अशोक का इंस्क्रिप्शन कंसिडर टू बी द अर्लीस्ट, क्योंकि प्रॉपर जो इंस्क्रिप्शन का फॉर्म है वो भी किसी किंग के थ्रू वो अशोक का ही है। इनका इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, खरोष्ठी में भी इंस्क्रिप्शन है, और खरोष्ठी नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिलती है, अफगानिस्तान की तरफ, और उसमें बहुत इंस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जो मोस्टली इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी में ही है इनके। फिर आपका इंस्क्रिप्शन में लास्ट में आता है लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन। दे नेवर स्पीक ऑफ डिफीट्स वीकनेस। इंस्क्रिप्शन कभी भी हम लोगों को गलत जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया उस पे सब मेंशन है। अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बहुत तरह के होते हैं, रिलीजियस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, डेडिकेटिव हैं, कॉपर प्लेट्स हैं। एक ज़रूरी बात, जो कॉपर प्लेट्स हैं उस पे क्या होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, उस पे मैसेज दिया जाता है लीगल, या आप कह सकते हैं कोई रूल से रिलेटेड देना है मैसेज, तो कॉपर प्लेट्स पे ही लिखा जाता था। तो ये सब हमें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं, बल्कि उस टाइम की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती हैं। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है एपिग्राफी क्या है। अभी आपने इंस्क्रिप्शन पढ़ा, अब पढ़ना है जो इंस्क्रिप्शन पे जो लिखा होता है और जो हम उसको पढ़ते हैं वो एपिग्राफी का पार्ट होता है। और एपिग्राफी जो है वो कहाँ पे, किस चीज़ पे लिखी हुई चीज़ों को हम इंस्क्रिप्शन कहेंगे, उसी को हम जब पढ़ेंगे तो एपिग्राफी हो जाएगा। एक दूसरे से चीज़ कनेक्ट है। आपने देखा एपिग्राफी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन रॉक्स, पिलर्स, टेम्पल, वॉल, कॉपर प्लेट्स। तो अभी हमने यही बताया था, जो इंस्क्रिप्शन है वो किस पे रिटन फॉर्म में मिलता है और उसी रिटन फॉर्म की स्टडी करते हैं तो एपिग्राफी हो जाता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टडीज दैट डील्स विद द आर्ट ऑफ राइटिंग। एपिग्राफी क्या डील करता है, उस इंस्क्रिप्शन, उन रॉक्स, पिलर्स पे लिखी हुई राइटिंग और बनाई हुई आर्ट, इन सब की स्टडी करता है कि इसे पढ़ा कैसे जाए।
जैसे आपने देखा ब्राह्मी स्क्रिप्ट, जब इसको पढ़ेंगे और उसका जो मैसेज है बताएंगे वो किस चीज का पार्ट है, वो एपिग्राफी का ही तो पार्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ पर्सन हु यूज्ड द मेथड ऑफ एपिग्राफी इज रेफर्ड एज एन एपिग्राफर। जो मेथड यूज करता है एपिग्राफी का पढ़ने के लिए इंस्क्रिप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफर। फिर पॉइंट आता है, एपिग्राफी इज अ एसेंशियल टूल टू रिकवर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड्स ऑफ एंटीक्विटी, कि जो भी एंटीक्विटी मिल रहा है उससे जो है स्टार्टिंग का जो हम बता रहे हैं वही एपिग्राफी है। तो उस टाइम पे जो भी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वही एपिग्राफी का पार्ट है। फिर आपका पॉइंट आता है, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफ्स एज राइटिंग, इट इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग। ये साइंस की तरह आइडेंटिफाई किया गया है क्योंकि ये मेथड है, ये मेथडोलॉजी का पार्ट है। दूसरी बात, ये एक टेक्निक है इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने की। यहाँ पे वही बात लिखी है, अ पर्सन यूजिंग द मेथड ऑफ एपिग्राफी इज कॉल्ड एन एपिग्राफर और एपिग्राफिस्ट। फिर पॉइंट आता है, एपिग्राफिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ट्रांसलेटिंग, कि एपिग्राफिस्ट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसलेटिंग के लिए। वो बताते हैं कि इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है, उस टेक्निक का यूज करते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट, पैलियोग्राफी। ये क्या होता है? पैलियोग्राफी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइंस दैट स्टडीज राइटिंग एज अ क्रिएटिव ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स रिलेशन टू कल्चरल हिस्ट्री। पहले आप ये जानो, जो एपिग्राफी है उसमें हम पढ़ रहे हैं उस तकनीक को हम कह रहे हैं, लेकिन जो पैलियोग्राफी हो जाता है वो क्या होता है, उस राइटिंग जो रिटन फॉर्म में है या जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना पैलियोग्राफी का पार्ट हो जाता है। पैलियोग्राफी में हम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। पैलियोग्राफी originated as a support discipline to diplomatics, the science that studies the documents of kings। जो kings के documents हैं हम उसको पढ़ते हैं, है ना, and other important people in the Middle Ages। This is why paleography has long been considered a tool for reading medieval documents। पैलियोग्राफी का हम यूज ही करते हैं जो मेडिवल है, मेडिवल टाइम पीरियड की डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना, किंग्स के डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करना। तो इसमें हम, आप भी समझो कि इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की ही स्टडी करते हैं। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, द एप्लीकेशन ऑफ पैलियोग्राफीज एज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आप ध्यान रखिएगा कि जो एपिग्राफी है वो इंस्क्रिप्शन की स्टडी के लिए है, लेकिन जो पैलियोग्राफी है वो डॉक्यूमेंट्स की स्टडी के लिए है। तो आप इन दोनों टर्म में कंफ्यूज ना होइए, इसको कहीं लिख लीजिए। फिर आपका आता है, पैलियोग्राफी कैन also be seen as a science that studies writing as a technology for communication। राइटिंग क्या है या स्क्रिप्ट क्या है, वो एक टेक्नोलॉजी है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। तो वो पैलियोग्राफी का पार्ट है और हम उसमें उसकी स्टडी करते हैं। दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो। अब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्क्रिप्ट्स की, स्क्रिप्ट्स क्या है, फिर इसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें आता है, अ लैंग्वेज यूजली रेफर्स टू द स्पोकन लैंग्वेज, अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। स्क्रिप्ट का मतलब एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। अगर ब्राह्मी स्क्रिप्ट ना होती, प्राकृतिक या संस्कृत स्क्रिप्ट ना होती, तो हम जो भी मैसेज हमें इंस्क्रिप्शन पर मिले हैं उस एंशिएंट टाइम के, तो हम कैसे पाते, हम कैसे समझ पाते जो इन्फॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, है ना, वो हमसे क्या कह रहे हैं और क्या चीज़ें हमें उसके बारे में मिल रही हैं। तो ये सब हम ना जान पाते अगर कम्युनिकेशन का माध्यम ना होता, यानी स्क्रिप्ट ना होती। फिर पॉइंट आता है, अ स्क्रिप्ट रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू राइट वन और मोर लैंग्वेज। जो स्क्रिप्ट है, जो कलेक्शन है, वो कई लैंग्वेज में होती है। अभी मैंने आपको 2-3 बताया, ब्राह्मी है, खरोष्ट
खरोष्ठी है, प्राकृतिक है, संस्कृत है, बहुत तरह की लैंग्वेज है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स सच एज संस्कृत, पाली एंड हिंदी। लिस्ट ऑफ एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट्स, पहला इसमें आता है इंडस स्क्रिप्ट। इट रेफर्स टू द स्क्रिप्ट यूज्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस स्क्रिप्ट क्या है? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज की गई थी, वहां पे कैसी की गई थी? सिंबल फॉर्म में की गई थी, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें चित्र बना हो, मतलब छोटे छोटे चित्र बनाकर अपनी बातों को लिखा है उन्होंने, वो इंडस स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज नॉट बीन डेसिफाइड येट। ये अभी तक डेसिफाइड नहीं किया जा सका है और अभी इस पे काम चल रहा है। अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग पढ़िए और आप लोग इससे क्या समझ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर आपकी नेक्स्ट स्क्रिप्ट आती है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी इज द ओरिजिनेटर ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इंडियन स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग देवनागरी, बंगाली, तमिल एंड मलयालम। कॉमन सी पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें ये देखना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, अब इसमें ये देखना है कि इसको किसने खोजा था, वो कौन थे। इट वॉज डेसिफाइड इन 1937 बाय जेम्स प्रिंसेप। 1937 में इसको खोजा था, किसने खोजा था? जेम्स प्रिंसेप ने। दूसरी चीज ये देखनी है कि इट्स बेस्ट एग्जाम्पल आर फाउंड इन द रॉक कट एडिक्ट्स ऑफ अशोका। फिर आपकी तीसरी स्क्रिप्ट आती है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। इट इज द सिस्टर स्क्रिप्ट एंड कंटेम्प्रेरी ऑफ ब्राह्मी। ये किसकी बहन मानी जाती है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट की। इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको हम लोग राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। जो इसकी राइटिंग सिस्टम होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज यूज्ड इन द गांधारा कल्चर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड इज सम टाइम आल्सो कॉल्ड द गांधारी स्क्रिप्ट। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट्स इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में यूज़ किया जाता है। नॉर्थ वेस्ट आपका अफ़गानिस्तान की तरफ पड़ेगा, तो वहाँ पे खरोष्ठी स्क्रिप्ट अशोका के कुछ इंस्क्रिप्शन खरोष्ठी में भी मिले हैं। फिर आपका फोर्थ स्क्रिप्ट आता है गुप्ता स्क्रिप्ट। इट इज आल्सो नोन एज द लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इट वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग संस्कृत इन द गुप्ता पीरियड। इट गेव राइज टू द नागर, Sarda and Siddham script, which in turn gave rise to the most important script of India such as Devanagari, Bengali etc. इसका राइस जो है वो नागर, शारदा एंड सिद्धम स्क्रिप्ट से हुआ है। आप इस पॉइंट को पढ़िए, अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर आपकी पांचवी स्क्रिप्ट आती है वो नागरी स्क्रिप्ट है। इट वॉज एन ईस्टर्न वेरिएंट ऑफ द गुप्ता स्क्रिप्ट। इट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट। It branched off into many other scripts such as Devanagari, Bengali and Tibetan etc. It was used to write both Prakritic and Sanskrit. फिर आपका लास्ट में आता है देवनागरी स्क्रिप्ट। इट इज़ द मेन स्क्रिप्ट एट प्रेजेंट टू राइट स्टैंडर्ड हिंदी, मराठी एंड नेपाली एज वेल एज संथाली, कोंकणी एंड मैनी अदर इंडियन लैंग्वेजेस. It is also used presently to write Sanskrit and is one of the most used writing system in the world. तो इसका मतलब क्या है देवनागरी का? इसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, देवा प्लस नागरी। देवा का मतलब गॉड, नागरी का मतलब सिटी। आप एक बात नोट कर लो, लेकिन जो इसमें मेन स्क्रिप्ट हैं जिस पे आपको फोकस करना है वो तीन ही हैं। पहला है इंडस स्क्रिप्ट, दूसरा है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तीसरा है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। तो यहाँ तक आपका मेथडोलॉजी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स की PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दी है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होकर मुझसे नोट्स मांग सकते हैं।